रचना के ससुराल आते ही उसकी बड़ी ननद सविता ने उसे ताना देते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, तुमने क्या देकर भाई की शादी की वहाँ? न तो हमारा स्वागत ढंग से हुआ और न ही खाना अच्छा था। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। कोई बात नहीं बेटी, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में बात करेंगे। रचना की सास बिमला जी ने धीरे से अपनी बेटी से कहा। तो सविता बोली, क्या बात कर रही हो माँ? मेरे ससुराल वाले तो हम पर ही हंसेंगे ना। सविता ने तुनुक कर जवाब दिया। तभी रचना का छोटा देवर मुकेश बोला, अरे दीदी, मम्मी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह सब भाई और पापा का किया धारा है। मैंने तो मना भी किया था, किंतु पापा बोले शादी यही होगी, और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया और प्रमाण सामने आ ही गया है। अपनी ननद और देवर की बात सुनकर रचना दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब उसके पापा ने रोहित के पापा से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर होगा। फिर आज ये सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रचना ये सोच ही रही थी कि तभी उसके पति रोहित की आवाज़ आई। अरे सविता, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं? देख रही हो माँ, भैया को भी भाभी की इतनी चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कल वहाँ का खाना तो इतना ख़राब था कि एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। मेरे पति तो नाराज़ ही हो गए थे। सविता, ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से तुम्हारा पति का पेट खराब हो जाता है। रोहित ने हंसकर कहा। तो सविता मुंह बनाते हुए बोली, देखा मम्मी, भाभी के घर में कदम रखते ही अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। रोहित समझ गया था कि सविता और मुकेश की बातें मम्मी पर असर कर चुकी है। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी अपनी पत्नी रचना की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती रचना को अपने पति रोहित की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद रोहित की बुआ की बेटी सीमा रचना के पास आई और उसके हाथ में चाय और बिस्किट देते हुए बोली, लो भाभी, भैया ने भिजवाए हैं। बोल रहे थे कि अभी खाना बनने में समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी, मुझे भूख नहीं है, रचना ने दुखी मन से कहा। तो सीमा बोली, भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाया है। मैं जानती हूँ आपको मम्मी जी और सविता दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी, इनकी बात पर ध्यान मत दो। ये तो ऐसी ही है। पता है, एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कह दिया था। मम्मी ने तब से वो भी यहाँ नहीं आती। शादी में भी मुझे ही भेजा है। सीमा की बात सुनकर रचना बोली, पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वो तो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप ये खा लीजिए और फिर कोई कुछ भी कहे, मामा और भैया तो नहीं कह रहे हैं ना? दीदी, मुझे आज डर लग रहा है। बस यही लगता है कि कोई कुछ न कह दे। रचना झिझकते हुए बोली। तो सीमा ने कहा, अरे भाभी, परेशान मत हो। अभी मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी। किसी दिन मम्मी आपको देखने के लिए आएगी, तब मुझे लेकर जाएगी। तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बिमला जी वहाँ आ गई और अपनी भांजी सीमा से बोली, सीमा, भाभी के साथ बातें करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है। खाने के लिए कोई छूट न जाए। मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी तो खाना लगवा दो। सीमा ने कहा। तो बिमला जी आंखें फाड़कर बोली, तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है। जब तक बड़े नहीं खा लेते तो वो कैसे खा लेगी? ससुराल के कुछ तौर तरीके भी होते हैं। तुम जाकर अपना काम करो। जी मामी जी,
सीमा ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सीमा के जाते ही विमला जी अपनी बहू रचना के पास आई और धीरे से बोली, बहू, तुम अभी नई नई आई हो तो कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। रचना कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबकी सुन ही रही थी। रात हुई, रचना को सोने के लिए एक चारपाई दे दी। पिछली 2 रातों से जगी रचना को चारपाई पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह 5 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया है, आगे से याद रखना। घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। विमला जी ने रोब झाड़ते हुए कहा तो रचना डरते हुए बोली, जी मम्मी जी, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। कहने को तो ये रचना का भी अपना घर था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे हर समय डर लगता रहता था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और रचना भी नहा धोकर तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी उसकी ननद सविता कमरे से आई और रचना को गौर से देखते हुए बोली, भाभी, तैयार होगी कि नहीं? जी दीदी, तैयार हूँ। रचना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो सविता ने कहा कि यही साड़ी है आपके पास या कोई दूसरी भी है? लगता है सारे काम बस सस्ते में ही निपटा दिए हैं। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी। रचना ने प्यार से कहते हुए अपना सूटकेस खोल दिया तो सविता ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, ठीक है, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना। बाकी खाना घर की औरत ने बना दिया है। इतना कहकर सविता वहाँ से चली गई। उसके जाते ही रचना की धड़कन तेज हो गई। खीर बनानी है? बना लूँगी। पापा हमेशा बोलते थे रचना खीर बहुत अच्छी बनाती है। और पापा को याद कर रचना रो पड़ी। पापा को मेरे न रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी और मेरा छोटा भाई भी कितना अकेला हो गया होगा। अपने घर वालों को याद कर रचना रोती जा रही थी। तभी सीमा वहाँ आ गई। अरे भाभी, तुम क्यों रो रही हो? घर की याद आ रही है क्या? समझ सकती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी, मुझे रसोई का नहीं पता कहाँ है। कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा है, रचना ने कहा। तो सीमा बोली, अरे भाभी, इतना क्यों डरना, चलो मैं ले जाती हूँ। रचना सीमा के साथ रसोई तक पहुँच गई और जाकर खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। रचना के ससुर महेश जी ने खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी तो रचना की ननद सविता की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी। उसने अपनी माँ विमला जी से कहा, माँ, भाभी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे मांग लो अपनी भाभी से, जो कुछ चाहिए, मना थोड़ी न करेगी, आखिर एकलौती ननद हो तुम। विमला जी ने कहा तो रचना का छोटा देवर मुकेश बोला, मम्मी, मुझे भी कुछ न कुछ मिला। कुछ नहीं मिला। आज सुबह ही मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाभी के ससुराल से तुझे क्या मिला है। अरे देखो, यही सही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले या ना मिले। विमला जी बोली। तब तक महेश जी भी आ गए और बोले, सविता, तुम्हारे लिए मैंने अलग से सोने की अंगूठी बनवाई है, भाभी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुकेश, तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? घर में अब तुम्हारी भाभी आ गई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए तुम्हें? कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत न हुई कि आगे कुछ बोलते।
महेश जी कमरे से बाहर चले गए। महेश जी के जाते ही सविता ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे हमारी इतनी बेइज्जती कर दी। सविता बोलते जा रही थी, तभी उसका छोटा भाई मुकेश भी बोला, अरे मुझे भी तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे, और वैसे भी सबको पता है पापा को शुरू से ही भैया ही ज़्यादा पसंद रहे। इन सब की बातें सुनकर रचना को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 अंगूठियों में से एक निकाली और सविता की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से ये आपके लिए ले लो। नहीं चाहिए मुझे ये अंगूठी, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी, ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा है, फिर मेरे ससुर है। यहाँ की हर चीज़ पर पहले आपका हक है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। इतना कहकर सविता पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और रचना डरी सहमी सी अपने देवर मुकेश से बोली, देवर जी, आपके लिए मेरे पापा ने घड़ी मंगवाई है, पर आप मुझे अभी तक मिले ही नहीं, इसीलिए नहीं दे पाई। चलिए मैं आपको दे देती हूँ। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई से ही खरीदूँगा। मुकेश के तेवर देखकर रचना आगे एक शब्द न बोल सकी। वही दूसरे कमरे से के दरवाजे पर खड़ा रोहित सारा तमाशा देख रहा था। वह उदास मन से घर से बाहर निकल गया। रात के 10 बज विमला जी की आवाज़ आई, सीमा, अपनी भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो। तो सीमा रचना को उसके कमरे तक छोड़ आई। रोहित वहां पहले से मौजूद था। उसने रचना से कहा, रचना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। आज से मेरी पूरी ज़िंदगी पर तुम्हारा हक है। तो रचना धीरे से मुस्कुरा दी। रोहित ने रचना का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रचना, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने कल से आज तक में बहुत कुछ सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और समिता दीदी गुस्से से तेज है, उन्हें गुस्से को काबू करना नहीं आता और वो वही देखती है जो वो देखना चाहती है। तुम घबराना नहीं, अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुकेश अभी नादान है और सही गलत या फिर रिश्तों की अहमियत उसे नहीं पता। इस घर में जो लोग भी गलत है उनको तुम्हें सही बनाना है, और वो भी प्यार से। जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, रचना ने कहा। तो रोहित बोला, बस रचना, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की तलाश थी। इतना कहकर रोहित ने रचना के हाथ को चूम लिया। अगली सुबह रचना 5 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करे। फिर भी उसको जैसा समझ आया, पूरे घर को झाड़ू पोछा साफ सफाई करके नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वो जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी ननद समिता की आवाज़ आई, मम्मी, इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो? कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोछा लगाया है। बेटा, पंखा चालू कर ले। अब ये सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज़ सुनकर रोहित की भी नींद टूट गई और रचना भी कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ दीदी? रचना ने डरते हुए कहा। तो सविता चिल्लाते हुए बोली, जो कमरे में गंगा यमुना बहाई है उसकी बात हो रही है। रचना ने कमरे के फर्श पर नज़र डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी, और आगे से मैं आपकी बात पर ध्यान याद रखूंगी। कहकर सविता किचन में नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद वहां आई और रचना से बोली, भाभी, मुझे भी बात बता दीजिए, क्या करना है? तो रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं करना,
दीदी सारा काम हो गया है, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ कर लूँगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ़ कर दूंगी। रचना नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुंची तो रोहित भी नहा धोकर तैयार हो चुका था और रचना का ही इंतज़ार कर रहा था। रचना ने नाश्ता लेकर लाकर टेबल पर रख दिया तो रोहित बोला, तुम भी आओ ना, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तो रचना बोली, नहीं जी, अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं, तुम भी तो सुबह से लगी हो। कहते हुए रोहित ने कहा, एक निवाला रचना के मुंह में दे दिया। तभी वहां उसकी बहन सविता आ गई और बोली, भैया आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सविता नीचे तो चली गई पर रसोई में जाकर उसने अपनी माँ बिमला जी से के आगे हंगामा खड़ा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम भूखे ही पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही है। क्या करे बेटा, समय बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आता इसको क्या क्या सिखाना पड़ेगा। तभी वहाँ रचना आ गई तो बिमला जी उस पर भड़कते हुए बोली, थोड़ी बहुत तो शर्म करो, ऊपर जाकर अपने पति के साथ खाना खाने के लगी। ये भी नहीं देखा कि घर में बड़े लोग अभी भूखे बैठे हैं। आज के बाद अगर तुझे रोहित के साथ खाना खाते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने खाना नहीं खाया, वह तो तुम्हारे बेटे ने ज़बरदस्ती निवाला दे दिया था। अच्छा, मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? बड़ी आई मुझसे झूठ बोलने वाली। बड़बड़ाते हुए बिमला जी बाहर चली गई। रचना वहीं बैठकर आंसू बहाती रही। शाम को सविता का पति उसे लेने के लिए आ गया तो सविता अपने ससुराल चली गई। अगले दिन सुबह रोहित की बुआ सुमित्रा जी अपनी बेटी सीमा को लेने आई। रचना को देखकर बिमला जी से बोली, भाभी आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। तो बिमला जी बोली, अरे पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुमित्रा बुआ सीमा को लेकर चली गई। जाते समय बिमला जी ने सुमित्रा जी को एक साड़ी और सीमा को 100 रुपये दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर सीमा ही थी जिसने शादी के 7 दिन पहले से आकर घर का सारा काम संभाला था। चलते चलते रचना ने रोहित से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 500 रुपये सीमा को पकड़ा दिए। ये सब बिमला जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुमित्रा जी के जाते ही बिमला जी ने घर में तांडव मचा दिया और रचना से कहने लगी, इतनी बड़ी हो गई, अभी घर में ढंग से पैर रखा नहीं और अभी से मालकिन बन बैठी है। अभी 2 दिन नहीं हुए आए हुए और बुआ पर इतना प्यार आ गया। तभी वहाँ रचना के ससुर महेश जी आ गए और बोले, बिमला तुम किसी भी बात का जब तक तिल का पहाड़ न बना दो तब तक तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया है ठीक किया है। मैं तो तुम्हारी सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, पर आज तुमने मेरी लाज रख ली। तूने बहुत अच्छा किया। बहू जाओ अपने कमरे में, जाओ आराम करो। रचना अपने कमरे में चली गई। रचना सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती। एक बहू की जो जिम्मेदारी थी वो सब बखूबी निभा रही थी, लेकिन रचना के हर काम में कमी निकालना बिमला जी की हर रोज़ का काम हो गया था। थोड़े दिन बाद रचना के पापा अपनी बेटी को लेने आ गए। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। रचना अपने काम में लगी हुई थी और बिमला जी शायद पड़ोस में गई हुई थी। तभी रचना बेटा आवाज़ लगाते हुए सुबोध जी घर के आंगन तक चले आए। अरे पापा, आप आ गए। रचना दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गए। कितना इंतज़ार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा भी मन नहीं लग रहा था। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने का एक एक दिन गिन रही थी। बाकी सब लोग कहाँ है? मम्मी जी बगल में चाची जी के यहाँ गई है और पापा
और ये ऑफिस गए हैं। रचना के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि तभी बिमला जी आ गई। समधी जी को सामने देखकर बिमला जी के चेहरे पर कोई खास खुशी न दिखाई दी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? रचना के पापा सुबोध जी ने कहा। तो बिमला जी बोली, ठीक है। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया था। बहन जी शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? सुबोध जी ने बिमला जी से पूछा। तो बिमला जी मुंह बनाते हुए बोली, अब भाई साहब यह बात न करे तो ही अच्छा है। अब जो होना था सो हो गया, अब शिकायत करने से क्या फ़ायदा। ये सुनते ही सुबोध जी चुप हो गए। तो बिमला जी बोली, आप आराम कीजिए, यह लोग तो शाम को ही मिलेंगे। जब तक अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुबोध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप लोगों का साथ है तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। बिमला जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में, चलिए वहाँ आराम कर लीजिए। रचना सुबोध जी को अपने कमरे में ले गई। बेटा, कोई परेशानी है क्या? चिंतित सुबोध जी ने रचना से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। मेरी सास का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। रचना ने सुबोध जी को परेशान देखकर उनसे अपना दुख छिपा लिया। शाम को रोहित और महेश जी के आने के बाद सुबोध जी ने सामान्य होते हुए कहा, भाई साहब कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी यह तो उसका भाग्य है। कहते हुए सुबोध जी ने बिमला जी की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए खड़ी थी। भाई साहब, मैं रचना को ले जाने के लिए आया हूँ। अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दोगे तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप रचना को ले जाए, यह तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में रोहित रचना को लेने आ जाएगा। तो बिमला जी फटाक से बोल पड़ी, नवरात्रि के तो 20 दिन बाकी है। घर का काम कौन करेगा? मुझसे घर का काम नहीं होता। उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है बहन जी, जैसा आप उचित समझे। रचना बेटा जाओ तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है। रचना अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे रोहित भी आ गया। उसने रचना से कहा, रचना यहाँ जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वह दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन रचना अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की, पर रचना अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक है। 10 दिन रहकर रचना वापस ससुराल आ गई। दिन ऐसे ही बीतते गए। रचना की शादी को 4 साल हो गए और रचना एक बच्चे की माँ बन गई थी। लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियाँ कम न हुई। एक दिन अचानक महेश जी का हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो बिमला जी के जुर्म और बढ़ गए थे। रोहित भी बस चुपचाप देखता रहता, पर माँ को कुछ जवाब नहीं देता था। उल्टा रचना को ही समझा बुझाकर चुप करा देता। अब रोहित के प्यार में भी वो बात न रही। रचना भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। रचना का बेटा प्रशांत सारा दिन दादी के पास रहता। प्रशांत आखिर बिमला जी के कुल का दीपक था, इसलिए उसे सीने से लगाए घूमती रहती थी। असर यह हुआ कि प्रशांत भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी खुशी में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत बदतमीज हो गया। अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात करता और रोहित उसे दादी पोती का प्यार समझकर चुप रहता। और अगर कभी कुछ कहता भी तो बिमला जी अपने पोते का पक्ष ले लेती। समय बीता। रचना के देवर मुकेश की शादी हुई तो मुकेश की पत्नी पूजा पहले दिन से ही अपनी जेठानी रचना की हालत देखकर सतर्क हो गई। वो रचना की बहुत इज्जत करती थी और बिमला जी को तनिक भी भाव नहीं देती थी। बिमला जी की अपनी छोटी बहू पूजा को कुछ कहने की हिम्मत न होती।
और अपना सारा गुस्सा रचना पर उतार देती। बस इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब प्रशांत जवान हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, तो रिश्ते आने शुरू हो गए और बहुत जल्दी प्रशांत के लिए लड़की भी पसंद आ गई। आज शादी का दिन था। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। रचना दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली है। आज उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा है। शाम को बारात निकली। प्रशांत को दूल्हे के रूप में देखकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का ये सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। रचना भी अपने लाल को देखकर खुश थी, पर प्रशांत अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह प्रशांत अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर अपने बेटे की पत्नी महक को देखकर रचना को अपने दिन याद आ गए, जिस दिन उसने बहू बनकर इस घर में कदम रखा था। तो बिमला जी ने क्या व्यवहार किया था, ननद सविता ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और रोहित न होते तो उसका क्या होता। यही सोचकर रचना की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि आज तक जो भी उसने सहा है वो कभी अपनी बहू को नहीं सहने देगी। दीदी क्या सोच रही हो, तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो, रचना की देवरानी पूजा ने कहा। तो रचना आरती की थाली लेने आगे बढ़ी ही थी कि तभी बिमला जी और सविता ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई है, तो आरती मम्मी ही उतारेगी, सविता ने कहा। तो उसकी छोटी भाभी पूजा ने सविता को पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा कि नहीं दीदी, अब ये सब नहीं चलेगा। ये हक रचना दीदी का है और यह काम वही करेगी। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर के मामले से दूर ही रहे और हमें ही निर्णय लेने दें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। पूजा सोच समझ कर बोलो, सविता इस घर की बेटी है, बिमला जी चिल्लाकर बोली। तो फिर मम्मी जी, इन्हें भी यह बात याद रखनी होगी कि सविता दीदी इस घर की बेटी है, बहू नहीं जो हर बात पर टांग अड़ाने चली आती है। इतना कहकर पूजा ने अपनी जेठानी रचना से कहा, रचना दीदी सोच क्या रही हो। प्रशांत और महक दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए पूजा ने एक हाथ में थाली लेकर और दूसरे हाथ में रचना को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। बिमला जी और सविता उन्हें देखती ही रह गई। रचना ने बहू की आरती उतारी और उसे अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद रस्म पूरी होने के बाद रचना ने अपनी देवरानी पूजा से कहा कि पूजा बहू के कपड़े बदलवा कर उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर पूजा जैसे ही आंगन की तरफ आई तो देखा कि प्रशांत बिमला जी और सविता के पास बैठा हुआ था। पूजा को देखते ही बोला, चाची जी मम्मी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ बेटा? मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने बुआ और दादी से ऐसी बातें क्यों की? तो पूजा बोली, बुआ और दादी से बातें मैंने ही की थी, तुम्हारी मम्मी ने नहीं। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखती? प्रशांत ने झल्लाकर कहा। तो पूजा बोली, गलती की तो बात मत कर बेटा, मुझे भी दीदी शुरू से ही गलत लगी जो इन सब की बातों सुनती आ रही है। कहकर पूजा महक के लिए खाना निकालने के लिए चल गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य था। बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हो गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब पूजा की नींद खुली तो रसोई में खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा रचना काम में लगी हुई थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हो? अब आपके आराम करने के दिन है, छोड़िए यह काम, अब से यह महक की जिम्मेदारी है, पूजा ने कहा। तो रचना बोली, अरे तो क्या हुआ, एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना भी
तो ठीक नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई है, नई नई आई है, फिर अभी से उसे बंधन में क्यों रखना। पर दीदी, पूजा कुछ बोलती है उससे पहले ही रचना ने कहा, अरे तुम हो ना मेरे साथ, तुम भी तो इस घर में एक दिन नई आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज़्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो समझे हमेशा आपके साथ हूँ। महक 8 बजे सोकर उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। दीदी, बहू को इतना आराम देना भी ठीक नहीं है। इतना आराम तो हमने भी कभी नहीं किया, पूजा ने कहा। तो रचना भी मुस्कुरा दी। महक भी सास के प्यार का खूब फायदा उठाती। जब मन होता सोती, जब मन होता तो जागती। रचना पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। धीरे धीरे रचना की स्थिति घर में एक नौकरानी की तरह हो गई और इस बात का असर ये हुआ कि हर कोई छोटी बड़ी बात पर रचना को ही झिड़क देता। पर वो तो बहुत पहले ही पत्थर हो चुकी थी कि रोहित को भी बस अपने काम से ही मतलब था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो भी अब समय के साथ साथ दूर होते जा रहा था। अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा थी तो सविता भी आई हुई थी। पंडित जी आ चुके थे। पूजा में प्रशांत और महक को बैठना था तो रचना ने महक को आवाज़ लगाई, महक बेटा जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो गया है। पर महक ने कोई जवाब नहीं दिया। महक जल्दी करो, रचना ने फिर से आवाज़ लगाई। क्यों घर सर पर उठा रखा है, एक बार में सुन लिया, हम महक ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। महक, कैसे जवाब दे रही हो, तुम्हारी सास है, माँ के समान है। पूजा ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, चाची जी आप चुप रहिए, यह मेरे और मेरी सास के बीच की बात है। महक को इस तरह बोलते देख रचना की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, क्या आप अब भी चुप रहेंगी, पूजा ने रोते हुए रचना से कहा। तो महक बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी तो हमेशा ही चुप रहती है, सारी आग तो आप ही लगाती है। रोहित के मुंह से भी कुछ न निकला और घर के बाहर जाने लगा। रोहित को बिना कुछ बोले जाते देख उसके छोटे भाई मुकेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बस और एक शब्द नहीं, तुम भैया भाभी से चाहे जैसे भी बात करो, पर पूजा के साथ बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी मेरी पत्नी ने रचना भाभी का साथ दिया, किसी ने भी रचना भाभी को कुछ कहा तो पूजा ढाल बनकर खड़ी थी। पर अब नहीं, चलो पूजा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा ये भूल चुकी है। सारी ज़िंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिला है तुम्हें। पूजा रोते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो रचना ने कहा कि रुको पूजा। अभी रचना कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी ननद सविता बोल पड़ी, अभी और क्या तमाशा बनाएंगी यहाँ पर, बस सविता दीदी अब और नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया। आप सारी ज़िंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रही, मैं सब कुछ सुनती रही, सब कुछ समझती रही, कभी आपको या आपके किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले ही दिन वादा किया था कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे मैं चुप रहूँगी, घर में कभी कलह नहीं होने दूँगी। आपके भैया ने भी मुझसे वादा किया था कि इसके बदले में वो मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति ही पत्नी की परवाह नहीं करता तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार ना सही, थोड़ी ही दया ही दिखा देती। मैंने रोहित को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वही मेरे से दूर होते चले गए। प्रशांत को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं
ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती है। मैं खुश रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। पूजा के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं ही खुद को नहीं बदल सकी। बहू अच्छी नहीं थी, सोचा सास अच्छी बन जाऊंगी। महक ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं महक को दूंगी। वो इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी और उसको मैंने किसी भी बात के लिए दबाव नहीं दिया। मैंने कभी भी उसको बहू नहीं बेटी समझा, पर उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फ़ायदा उठाया। आज उसने तेज़ आवाज़ में बात करके यह साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में गलत थी और आज जब मैं सास हूँ तो बहू की नज़र में गलत हूँ। नहीं मम्मी जी, हर बार गलती मेरी नहीं है, बस बहुत हुआ। मैं तुम सबके कठपुतली नहीं हूँ जो तुम अपने इशारों पर मुझे नचाते रहोगे। मम्मी, देखा वर्षों बाद जवान खुली है तो कितना जहर उगल रही है। बस सविता, बहुत हुआ। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, रोहित ने कहा, जो कि दरवाजे के पीछे से रचना की बातें सुन रहा था। रचना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपना वादा भूल गया, पर तुमने अपना वादा बखूबी निभाया। फिर रोहित ने अपने बेटे प्रशांत की ओर देखते हुए कहा, प्रशांत, आज भी पूजा में तुम दोनों नहीं बल्कि मैं और रचना बैठेंगे। तभी रचना पूजा का हाथ पकड़ कर लाई और बोली, आओ पूजा, तुम दोनों भी हमारे साथ पूजा में बैठोगे। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, चलो बैठो। जही और मुकेश भी वहीं पूजा में आकर बैठ गया। तभी प्रशांत और महक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह दोनों भी रचना से माफ़ी मांगकर पूजा में आकर बैठ गए। सविता और उसकी माँ बिमला जी अपना सा मुँह लेकर देखती रह गई। दोस्तों, चुप रहना अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि चुप रहकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। चुप रहकर घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब लोग आपके चुप रहने का ही फायदा उठाने लगे तो चुप रहना भी मूर्खता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर